गुलाम नहीं हमारी मनमोहनी रहेगी तो क्या समझे। धर्मा सिंह की आंखों में शैतान नाचने लगा। ये कहानी पूरनमाशी की थी और दूसरी कहानियां भी साथ साथ चल रही थीं। तिवाड़ी लाल एक कमीना सिर्फ इंसान था, बाकी सारे खेल तो अपनी जगह। खुद इसकी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी था वो भी अलग नौयत के था, लेकिन ये अचानक ही जो इसे दौलत मिल गई थी इसका तो कोई ख्वाब भी नहीं था। ये दौलत इसे संध्या की शक्ल में मिली थी और संध्या ने अपने तौर पर तिवाड़ी लाल को अपने कब्जे में करके जैसे सब कुछ हासिल कर लिया था। लेकिन तिवाड़ी लाल बेवकूफ नहीं था। उसे बहुत जल्द अंदाजा हो गया था कि संध्या उससे क्या हासिल करना चाहती है। वो जानता था कि एक औरत अपने तौर पर कितना खेल खेल सकती है। वो एक चालाक आदमी था और उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि संध्या अब आंख से टपका हुआ आंसू है जो कभी आंख में वापस नहीं जा सकता। विक्रम खन्ना इन दिनों रत्ना के जाल में है और इस जैसे शख्स के बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता कि कब वो रत्ना की मुश्किल से निकल आएगा और इसके बाद रत्ना की जगह कोई और होगी और रत्ना भी इसी तरह तड़प रही होगी जैसे वो अब तीनों। वो विक्रम खन्ना की निगाह में जो हैसियत रखता था, एक औरत के लिए उसे गंवाने को तैयार नहीं था। वैसे इस बात का एतराफ खुद तिवाड़ी लाल ने भी किया था कि रत्ना बाज़ाते खुद एक हसीन लड़की ही नहीं बल्कि एक चालाक लड़की भी है। रात को जब वो संध्या के पास पहुंचा तो इसके साथ एक और खूबसूरत जवान भी था जिसे ना जाने वो कहाँ से सिखा पढ़ा कर लाया था। तिवाड़ी लाल ने इसका तारुफ कराते हुए कहा, ये मेरा भतीजा है, चंदू नाम है इसका। वैसे तो चंदन लाल है लेकिन हम प्यार से इसको चंदू कहते हैं। तुम यूं करो कि इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। मगर करेगा क्या महाराज? संध्या ने पूछा। ठहरो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। फिर इसने चंदू से कहा, चंदू तुम रत्ना को पहचानते हो? क्यों नहीं महाराज। तो फिर सुन लो, तुम्हें अपना काम करना है। अगर तुम किसी मुश्किल का शिकार हुए तो संध्या भी भरपूर तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक है महाराज, मगर ये करेगा क्या? तिवाड़ी महाराज, तुम इसकी सुंदरता को देख रही हो। संध्या, तुम्हें इस बात से इनकार तो नहीं है कि ये खूबसूरत जवान है? हाँ, मैं इसे खास तौर से रत्ना के महल में माली बनवा रहा हूँ। ये बहुत समझदार आदमी है। रत्ना रोजाना बाग में जाती है, ये रोज इसे मिलेगा और फिर अपनी कोशिशों से रत्ना को अपनी तरफ मतवज्जे कर लेगा। अगर ऐसा ना भी कर सका तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरों पर यह जाहिर करेगा कि रत्ना इससे प्रेम करती है और एक दिन हम एक ड्रामा करेंगे। मैं ये बात विक्रम खन्ना के कानों तक पहुंचा दूंगा और फिर रत्ना को नशे की दवा पिलाकर इसके आगोश में डाल दिया जाएगा और वो दिन यहाँ इस हवेली में रत्ना का आखिरी दिन होगा। या तो वो मार दी जाएगी या निकाल दी जाएगी और चंदू वही बयान देगा कि रत्ना इसे डरा धमकाकर अपने जाल में फांसे हुए थी। इसके लिए हम गुंजाइश निकाल लेंगे। अगर इसकी जिंदगी के बचने का इम्कान ना रहा तो इसे खामोशी से किसी दूसरी रियासत में पहुंचा दूंगा। संध्या की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थीं। इसके फरिश्तों को भी गुमान नहीं था कि ऐसी कोई अजीमुशान साजिश भी की जा सकती है। वाकई इसे तिवाड़ी लाल का सहारा लेकर बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। तिवाड़ी लाल इसे समझा बुझाकर वहां से निकल आया, लेकिन जब वो बाहर निकला तो चंदू की हालत खराब हो रही थी। वो बेहद खौफजदा नजर आ रहा था। तिवाड़ी लाल इसे साथ लिए हुए अपने घर आ गया और फिर अंदरूनी कमरे में पहुंच गया। इसने मुस्कुराती हुई निगाहों से चंदू को देखा और बोला, क्या बात है चंदू, परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तिवाड़ी लाल जी, मम मम मैं क्या बताऊं, आपने तो मुझे सब कुछ नहीं बताया था। तिवाड़ी लाल जी, मम मैं तो हाँ बोलो, जो कुछ आपने कहा था अगर वो खुल गया तो मेरी तो जिंदगी ही चली जाएगी। तिवाड़ी लाल हंसने लगा, फिर बोला, अगर मैं तुमसे कहूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो? आप बहुत बड़े हैं, जो आप कहेंगे गलत तो नहीं कहेंगे। मगर सुनो, एक बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस वक्त विक्रम खन्ना मेरी मुट्ठी में है। वो सिर्फ वो करते हैं जो मैं चाहता हूँ। जानते हो ये बात अच्छी तरह? जानता हूँ। संध्या के साथ जो बातचीत हुई है इसे भूल जाओ। मैं समझा नहीं महाराज, तुम्हें वो कुछ नहीं करना है जो कहा गया है। तो फिर कुछ समझने की कोशिश मत करो। जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाओ। मगर मुझे करना क्या होगा बता तो दीजिए आप मुझे। तुम्हें वहाँ सिर्फ रहना होगा जहाँ रत्ना मौजूद होती है। तुम बाग में माली की हैसियत से काम करोगे। रत्ना के सामने आने की जरूरत भी नहीं है, ना ही तुम इसके बारे में कोई खबर उड़ाओगे। बस माली का काम करते रहो। तुम्हें जो इनाम मिलेगा तुम सोच भी नहीं सकते। और अगर कभी तुम्हारी मुलाकात संध्या से हो भी जाए तो उससे वही कहना जो हमने उसके सामने कहा था। तुम्हें ये काम होश उस्लूबी से करना है। ख्याल रखना कि इसमें कोई गड़बड़ ना होने पाए। और इसके अलावा इस राज को तुम अपने सीने में रखोगे। हाँ, अगर ये राज कभी तुम्हारे सीने से निकलने की कोशिश करेगा तो तुम्हारी जान भी इसके साथ ही निकल जाएगी। इस बात का जरा ख्याल रखना। ठीक है महाराज, ख्याल रखूंगा, चंदू ने कहा। बस यही कहना था तुमसे। अब जाओ, कल सुबह मेरे पास आना। चंदू के जाने के बाद तिवाड़ी लाल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसके मुंह से बड़बड़ाहट निकली। इन बड़े लोगों के भी क्या खेल होते हैं। कैसे मज़े के खेल हो रहे हैं इस हवेली में, जबकि बेशुमार अफराद ऐसे हैं जो सिर्फ मुख्तलिफ खेल रोटी कमाने के लिए करते हैं ताकि इनका और इनके बच्चों का पेट भर जाए, और यहाँ रोटी का कोई मसला ही नहीं है। वाह भगवान तेरा संसार।
आखिरकार पूरनमाशी वापस आ गई। इसे अंदाजा था कि जब वो गई थी तब भी विक्रम खन्ना ने इससे जाने के बारे में नहीं पूछा था, और अब वो आ गई थी और इसने आने की इत्तला विक्रम खन्ना को भिजवा दी थी। लेकिन उन्होंने इसकी तरफ रुख भी नहीं किया था। पूरनमाशी का बस नहीं चलता था कि वो रत्ना की बोटियां चबा ले। वो जानती थी कि इसकी वजह सिर्फ रत्ना है, इसके सिवा विक्रम खन्ना को और कोई याद नहीं रहा। फिर इसी शाम बाग में उसकी मुलाकात संध्या से होगी और संध्या इसके करीब पहुंच गई। कैसी हो पूरनमाशी? जैसी तुम हो, पूरनमाशी ने जवाब दिया। संध्या ने इसकी बात का बुरा माने बगैर ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ, तकदीर ने हम दोनों को दुखी कर दिया है, हमारा इंसाफ कौन करेगा, भगवान ही जाने। दोनों देर तक इस सूरत हाल का जायजा लेती रहीं। सामने हवेली का बड़ा गेट था और अचानक ही उन्होंने इस गेट से एक द्योकामत साधु को देखा। पूरनमाशी का दिल तो खुशी से उछल पड़ा था। वो इन सुर्ख आंखों से बखूबी वाकिफ थी। लेकिन इस वक्त जो खास चीज इसके लिए हैरान कुन थी, वो दरमा सिंह के गले में पड़ा हुआ एक खौफनाक अजदहा था। दरमा सिंह का लिबास सिर्फ निचले बदन पर था। अजदहे का सर दरमा सिंह के सर पर रखा हुआ था और दरमा सिंह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। अजदहे की वजह से दरबानों ने भी दरमा सिंह को अंदर आने की इजाजत दे दी थी। फिर दूसरे लोगों ने भी दरमा सिंह को देख लिया। यहाँ तक कि शोर शराबे की आवाज़ सुनकर विक्रम खन्ना भी बाहर निकल आया। धर्मा सिंह के चेहरे पर एक अजीब सा जलाल और पूरनमाशी मोहब्बत भरी निगाहों से इसे देख रही थी। संध्या खौफजदा हो गई थी। इसने आहिस्ता से कहा, ये तो कोई बहुत ही बड़े महान साधु लगते हैं। हाँ, विक्रम खन्ना धर्मा सिंह को देखता रहा। धर्मा सिंह इसके पास पहुंच गया। क्या तुझे इस बात का ख्याल नहीं कि साधुओं के सामने सर झुकाए जाते हैं? तेरा सर हमारे सामने कैसे उठा हुआ है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? साधु जी महाराज, आप जानते हैं ये कौन है? एक साहब ने कहा। और तू जानता है कि हम कौन हैं? धर्मा ने एक हाथ ऊंचा किया और अजदहा अपना बाल खोलने लगा। फिर इसने अपना फान नीचे किया और जमीन पर आ गया। बहुत से लोग घबराकर दूर हट गए। खुद विक्रम खन्ना के चेहरे पर भी खौफ के आसार फैल गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे हटता, धर्मा सिंह ने कहा, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना विक्रम। विक्रम सिंह पत्थर का बूत बन गया था। वो फटी फटी आंखों से अजदहे को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था। अजदहे ने फन सकोड़ा और इसके बाद इसने अपने मुंह से एक फनकार सी निकाली और दूसरे लम्हे वो विक्रम खन्ना पर लपका और इसने विक्रम खन्ना के लिबास में मुंह डाल दिया। विक्रम खन्ना के मुंह से दहशत भरी चीखें निकल गईं। बहुत से लोग दहशत से चीख पड़े। पहरेदारों ने बंदूकें संभाल लीं। लेकिन जब अजदहे का फन पीछे आए तो इसके मुंह में काले रंग के खौफनाक सांप दबा हुआ था, जो बुरी तरह मचल रहा था और फंकारे मार रहा था। हर फनकार के बाद आग की चिंगारियां इसके मुंह से निकल पड़ती थीं। आसपास में बुरी तरह भाग दौड़ मच गई। लोग उछल उछल कर ऊंची जगहों पर चढ़ गए। दर हकीकत अगर ये सांप अजदहे के मुंह से आजाद हो जाता तो बड़ी तबाही फैला देता। विक्रम खन्ना तो खौफ से जर्द हो गया था। उसे ये अंदाजा हो गया था कि ये सांप उसी के लिबास से नमूदार हुआ है। अजदहे ने सांप को बुरी तरह पकड़ रखा था। फिर एक झटके से इसने स्याह रंग के नाक को निगल लिया और दरमा के होंठों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट फैल गई। अजदहा आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म की तरफ बढ़ा, जिस्म पर चढ़ा और फिर इसने अपना चौड़ा फान पहले की तरह दरमा के सिर पर फैला दिया। बस विक्रम, इतनी सी देर के लिए और इस काम के लिए हम तेरे इस महल में आए थे। अब हम जा रहे हैं। अगर ये सांप चंद मिनट और न पकड़ा जाता तो ये तेरे लिबास में छुप चुका था। तू नहीं जानता कि ऐसे बहुत से सांप तेरे गिर्द फैले हुए हैं, मगर साधुओं को इससे क्या। हाँ, जब कभी तुझे परेशानी हो तो हमें आवाज दे लेना, हम इन सांपों से तुझे निजात दिला देंगे। दरमा वापसी के लिए मुड़ा तो अचानक ही विक्रम खन्ना तेजी से आगे बढ़कर दरमा के पास पहुंच गया। जीवन बचाया है महाराज ने मेरा, तो थोड़ी सी मेहरबानी और कीजिए, थोड़ी इज्जत और दीजिए। हम जंगलों के वासी हैं विक्रम, भला तेरी इस हवेली में हमारा क्या दिल लगे, हमें तो इज्जत दे सकेगा आपका दास। और अगर आप ये जानते हैं कि मेरे गिर्द सांप फैले हुए हैं तो मुझे अकेला ना छोड़िए, हमें मजबूर ना करो विक्रम खन्ना। हम तेरी जान बचाने के लिए आए थे तो हमने अपना काम कर दिया। अब भला हमारा यहाँ क्या काम? नहीं, आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। बहरहाल दरमा सिंह ने यहाँ अपना असर जमा लिया था। संध्या का चेहरा तो खौफ से जर्द पड़ा हुआ था, लेकिन पूरनमाशी के चेहरे पर फूल खिले हुए थे। वो मुसलसल इस ड्रामे को देख रही थी और इसे यकीन हो गया था कि बदन की रिश्वत पेश करने का पूरा पूरा सिला मिल रहा है। वाकई इसके बुरे दिन खत्म हो गए हैं। अब इसके सामने किसी का चिराग नहीं जल सकेगा। सारी बातें अपनी जगह। इससे पहले, जब बहुत पहले इसकी मुलाकात दरमा सिंह से हुई थी तो इसे ये एहसास हुआ था कि साधु जी महाराज अपनी आंखों से शैतान नजर आते हैं और इसने इनसे बचने की कोशिश की थी और बच गई थी, क्योंकि इस वक्त इसकी आंखों में विक्रम खन्ना सजे हुए थे। लेकिन अब धर्मा सिंह की कुर्बत से दो चार होने के बाद इसे धर्मा सिंह संसार के सबसे हसीन मर्द मालूम हो रहे थे। उधर विक्रम खन्ना ने अपनी जान बच जाने की खुशी में धर्मा सिंह के लिए आंखें बिछा दी थी। उनके क़याम का बेहतर इंतजाम किया गया था।
और उधर पूरनमाशी अपनी आरामगाह में सोच रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीसरी तरफ रत्ना, जो दर हकीकत ज़हनी तौर पर इतनी अयार नहीं थी, अपनी मासूमियत के साथ अपनी आरामगाह में मौजूद थी। इन तमाम बातों से बेनियाज, अलबत्ता इसका ज़हन कभी कभी बुरी तरह भटकने लगता था। वो सोचती थी कि क्या ज़िंदगी इसी का नाम है, बिला वजह इतने सारे लोगों में गिर गई हैं। वो तो सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, बड़े आराम के साथ अपना वक्त गुजारने की ख्वाहिशमंद थी। लेकिन ये सब क्या था? वो तबीयत की बुरी नहीं थी, लेकिन बस वक्त ने इसे क्या से क्या बना दिया था। शरदा ने इसके वजूद को बदलने की कोशिश की थी। एक शैतान चुड़ैल ने इसके अंदर शैतान जगा दिया था, लेकिन जब कभी ये शैतान इसके वजूद से दूर होती तो इसके दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगते थे। वो समझती थी कि संसार में लोग एक तरह तो जिंदगी नहीं गुजारते। हर शख्स अपनी अपनी पसंद के मुताबिक जीता है। एक घर, एक मोहब्बत करने वाला वजूद, कुछ बच्चे ही जिंदगी का सरमाया होते हैं। अपनी इस कैफियत से वो बेनियाज थी, जो इसे लम्हों के लिए खून आशाम बना देती थी। और वो इंसानी गोश्त और खून के बगैर नहीं जी सकती थी, वरना दूसरी सूरत में वो एक मोहब्बत करने वाली शख्सियत थी, जिसके दिलों में बहुत से लोगों के लिए मोहब्बत होती थी। अपने अतराफ से वो किसी भी तरह ना तो बेखबर रहती थी और ना हालात से नफरत करना इसकी फितरत थी। शरदा इसे न जाने क्या क्या सिखाती रहती थी। वो शरदा के कहने में बेशक आ जाती थी, लेकिन बात वहीं आ जाती थी। यानी जब भी शरदा इसके वजूद से बाहर होती, वो पुरसकून होती और इस वक्त इसके जहन में यही सोचें आती रहती थीं। लेकिन अभी शायद वो दूर दूर तक शरदा से पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। यहाँ तक विक्रम खन्ना का ताल्लुक था तो शरदा के कहने से वो विक्रम खन्ना के साथ जो रवैया इख्तियार की हुई थी, इस पर इसका दिल नहीं मानता था। एक ऐसा शख्स जो बहुत सी निगाहों का मरकज हो, जिसके दिल में बहुत सौ के लिए मोहब्बतें हों, वो किसी एक का कैसे हो सकता है? कोई एक मोहब्बत करने वाला, कोई एक ऐसा चाहने वाला इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है जो सिर्फ इसकी ज़ात में मरकूज़ हो। इस वक्त भी वो बैठी हुई सामने की खिड़की से बाहर के मनाजिर देख रही थी। बाहर क्या हो रहा है, क्या होता है, इसका इसे कोई इल्म नहीं था। बस वो अपनी सोचों में गुम थी कि शरदा बाकायदा इंसानी रूप में इसके सामने आ गई। इसने रत्ना को देखते हुए कहा, क्या हो रहा है रत्ना, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं शरदा जी, बैठी हुई हूँ, सोच रही हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तू सुकून से रहा कर, ऐसी बातें मत सोचा कर, मैं जो हूँ तेरे सोचने के लिए, शरदा ने कहा और बुरी तरह हंस पड़ी। रत्ना उसे देखने लगी। फिर शरदा बोली, जानती है यहाँ क्या हो रहा है? मैं तो कुछ भी नहीं जानती। खैर, मैं तुझे कह देती हूँ कि हाथ पाँव हिला, खुद भी कुछ कर, लेकिन तू इतनी अच्छी है और मेरी बातें इस तरह मानती है कि फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुझे किसी मुश्किल में फंसाऊं। ये खौफ भी रहता है मुझे कि कहीं तू अपनी सादगी में कोई ऐसा कदम ना उठा बैठे जो मेरे मकसद के लिए नुकसानदेह हो। पता है तुझे यहाँ क्या हो रहा है? मैंने कहा ना शरदा जी, मुझे नहीं मालूम। एक बड़े ही महान साधु आए हैं, धर्मा सिंह नाम है इनका। उन्होंने आते ही खेल तमाशे शुरू कर दिए हैं। एक और महान साधु के पास विक्रम खन्ना तुझे जी लेकर गए थे, महान अमरपाल जी, और मैंने उनका क्रियाक्रम कर दिया था। अब पूरनमाशी अपने गुरुदेव महाराज को लेकर आई है। पूरनमाशी, हाँ ये तो बीवी है विक्रम खन्ना जी की। हाँ, विक्रम खन्ना की बीवी है वो। तू तो ऐसे अनजान हो जाती है जैसे तुझे संसार के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। मुझे ये मालूमात कहाँ से मिली? तुझे भी तो नजर रखनी चाहिए ना। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रही हैं शरदा जी। महान साधु महाराज जिनका नाम धर्मा सिंह है, इस बस्ती से आए हैं, जो बस्ती पूरनमाशी का मेका है। अच्छा, मैंने सारी खोज निकाल ली है। ये धर्मा सिंह जो है ना, ये बस ऐसे ही साधु बने हुए हैं। जमाने भर का बदमाश है, पापी कहीं का। जवान लड़कियों को खराब करना इसका काम है। ये इसी तरह अपना जीवन गुजार रहा है। छोटे मोटे जादू मंत्र सीख लिए हैं। वो सांप लेकर आया था। एक सांप इसने विक्रम खन्ना के लिबास में छुपा दिया और दूसरे से इसे पकड़वा दिया। जानती है किस लिए? मैं क्या जानूं, सिर्फ इसलिए कि विक्रम खन्ना इसके जाल में आ जाए। और वो बेवकूफ़ आ गया। मगर मकसद क्या था? पूरनमाशी लाई है इसे, क्यों? तेरा क्रियाक्रम करने के लिए। मेरा? हाँ, मगर क्यों? सब जलती हैं तुझसे। इधर संध्या को जानते हैं, वो भी तो विक्रम खन्ना जी की। हाँ, वो भी। संध्या ने और भी गलत काम किया है और इस सिलसिले में एक बहुत चालाक आदमी को अपने कब्जे में कर लिया है। कौन? तिवाड़ी लाल? क्या मतलब? रत्ना ने पूछा। शरदा कहकहे लगाती हुई बोली, बड़े मजे का खेल शुरू हो गया है रत्ना। तीनों बीवियां, मेरा मतलब है विक्रम खन्ना की तीनों बीवियां तेरे खिलाफ काम करने पर आमादा हो गई हैं। संध्या ने तिवाड़ी लाल को अपने जाल में फांसा है, मगर वो बहुत चालाक है। संध्या ने इसे अपनी हलवतों में भुलाना शुरू कर दिया है। मैं जब चाहूँ इसको और तिवाड़ी लाल का तेल हिला सकती हूँ, मगर तिवाड़ी लाल खुद अपनी जान बचा गया और मैंने इसे इस हिसाब में रख लिया है। तिवाड़ी लाल ने संध्या की बेवकूफ़ी से फ़ायदा तो उठाया है, लेकिन बस, बाकी कुछ नहीं। इस बात में संध्या का बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। हालांकि पहले मैंने इसे देखा था और बहुत सोचा था कि बहुत जल्द तिवाड़ी लाल को रास्ते से हटा दूँ। संध्या भी इसके साथ मारी जाएगी, लेकिन अब महसूस कर रही हूँ कि जल्दी नहीं है, बाद में ये सब देख लूंगी। हाय राम, मैं तो बिला वजह मुश्किल में पड़ गई हूँ। क्या? शरदा ने आंखें निकाली तो रत्ना जल्दी से संभल गई।
मेरा मतलब है कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ये तो बिला वजह मेरी दुश्मन बन गई हैं। ले, बिला वजह कैसे तेरी दुश्मन बन गई? तुझे पता नहीं है कि तूने इनका सबसे बड़ा मान छीन लिया है, इनका पति छीन लिया है। वो जो कुछ भी करें तेरे खिलाफ काम है। समझ ले कि तेरे लिए हर तरह की कोशिशें हो रही हैं, मगर मैं जो हूँ श्रद्धा। 7 घर तबाह करने हैं मुझे, 7 घर, जिनमें पहला घर विक्रम खन्ना का है। इस हवेली की ईंट से ईंट ना बजा दूं तो मेरा नाम श्रद्धा नहीं है। रत्ना ने आंखें उठाकर श्रद्धा को देखा, फिर बोली, श्रद्धा आप कहती हैं कि मेरे ऊपर पूरा पूरा भरोसा रखती हैं। हाँ रखती हूँ, क्यों? श्रद्धा जी, मुझे आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये 7 घर आप किसके लिए और क्यों तबाह करना चाहती हैं। मालूम हो जाएगा तुझे, बता दूंगी तुझे। बस यूं समझ ले कि उन्होंने मेरे खिलाफ वो सब कुछ किया है जिसके नतीजे में आज मेरी ये हालत है और मैं चुड़ैल बनी हूँ। उन्होंने मुझे जमीन में दफन कर दिया था। ये 7 मिले हुए थे, पूरे 7। बताऊंगी तुझे एक एक करके, सब क्या क्रियाक्रम तेरे ही हाथों होंगी। मैं इन 7 को तबाह किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी, बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। बताएंगी नहीं मुझे कि हुआ क्या था? नहीं, अभी नहीं। हर चीज का एक वक्त होता है रत्ना। बहरहाल अभी तो मैं जरा इन लोगों का खेल देख रही हूँ और मुझे खुद इस खेल में मजा आ रहा है। श्रद्धा ने कहा तो रत्ना इसे सर्द निगाहों से देखने लगी। विक्रम खन्ना दर हकीकत हिलका रह गया था। हर ख्वाहिश कोश आदमी बुज़दिल होता है और इसे अपनी जिंदगी की ज्यादा फिक्र होती है। विक्रम खन्ना की अय्याशियां इंतहा को पहुंची हुई थी। दौलत के बल पर हर चीज का हसूल इसके लिए बिल्कुल आसान था और इसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बहरहाल सब कुछ इसे हासिल था, दौलत के अंबार, पसंद की बीवी, बल्कि बीवियां, हर किस्म के खतरे से बेनियाजी। ऐसे शख्स को अगर कभी खतरे से दो चार होना पड़े तो इसकी अपनी कैफियत जिस कदर भी खराब हो जाए कम है। धर्मा सिंह ने इस पर इस तरह अपना असर डाला था कि वो शश्तर रह गया था और इसके दिल में एक खौफ आ बसा था। धर्मा सिंह को तो खैर यहाँ हवेली के एक ऐसे गोशे में जगह दे दी गई थी जो अलग थलग भी था और धर्मा सिंह की पसंद के मुताबिक भी, लेकिन इसके साथ साथ ही विक्रम खन्ना के दिल में एक खौफ मुसलसल था। इस खौफ को दूर करने के लिए इसने तिवाड़ी लाल से मशवरा किया। तिवाड़ी लाल इसके ख्याल में इसके हर मर्ज की दवा था। जब तिवाड़ी लाल इसके पास पहुंच गया तो इसने कहा, तिवाड़ी क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? कैसी परेशानी महाराज? बात असल में ये है तिवाड़ी कि मुझे वैसे तो संसार में कोई मुश्किल नहीं है, मान के हर बात पूरी कर लेता हूँ, हर काम हो जाता है मेरा। लेकिन इस दिन जो वाकया पेश आया है इसने मुझे हैरान कर दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सांप मेरे लिबास तक कैसे पहुंचा। तिवाड़ी लाल ने गहरी निगाहों से विक्रम खन्ना को देखा और बोला, महाराज आप क्या समझते हैं? क्या मैं इस सिलसिले में काम नहीं कर रहा? क्या मतलब? उस दिन से मेरा जीना हराम हो गया है, हर कोशिश कर रहा हूँ। एक बात कहूँ महाराज, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या मतलब? महाराज छोटा मुंह और बड़ी बात होगी, आप नाराज हो जाएंगे। तिवाड़ी, संसार में मैं तुम्हें अपने सबसे बड़ा दोस्त समझता हूँ, दिल की हर बात तुमसे ही कहता हूँ, तुम्हारी किसी बात पर नाराज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर सुनिए महाराज, आपने अपना सारा प्रेम, सारी तवज्जो रत्ना देवी पर निछावर कर दी है और आप ये भूल गए हैं कि आपकी 3 बीवियां और भी हैं, संध्या देवी, पूरनमासी और पार्वती जी। मगर उन्हें यहाँ क्या तकलीफ है? औरत औरत की सबसे बड़ी तकलीफ होती है महाराज। क्या आप इस बात को भूल गए हैं? वो तो ठीक है, लेकिन नहीं महाराज, जरा सा गौर कीजिए इस बात पर कि क्या आपकी तीनों बीवियां इस बात से खुश होंगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से किसी ने सांप आप तक पहुंचाया होगा। असल बात ये हुई है महाराज के एक बार किसी से कहो थोड़े से पैसे से दिखा दो, वफादारी में इस हाथ से आगे बढ़ जाता है। मगर आज भी देखिए कि भगवान की कितनी दया है आप पर कि इसने आपका जीवन बचा लिया। हाँ यही तो मैं चाहता हूँ। धर्मा सिंह महाराज तो बड़े ज्ञानी हैं, इन्हें हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। जी महाराज, इसके लिए आप मुझे जो भी हुक्म करें। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं महाराज, गौर जरूर कीजिएगा मेरी बात पर, और आपने मुझे इस बात की इजाज़त दी है तो मेरा जी चाहता है वो कह डालूं और कहने में कोई कसर ना छोड़ूं। हाँ हाँ बिल्कुल, नज़र तो हमें धर्मा सिंह महाराज पर भी रखनी होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि आखिर वो ऐसे अचानक यहाँ कैसे पहुंच गए? अरे अरे, कैसी बातें करते हो? ज्ञानी ध्यानी तो बड़े महान होते हैं, सब कुछ पता चल जाता है इन्हें। वो तो ठीक है महाराज, लेकिन जब तक इस बात की पूरी पूरी तस्दीक ना हो जाए आप किसी के ऊपर भी भरोसा ना कीजिए, मेरे ऊपर भी नहीं। आपको मालूम नहीं महाराज, जब से ये सांप वाला वाकया पेश आया है मेरी रातों की नींदें हराम हो गई हैं और मैंने एक और भी काम शुरू कर दिया है। क्या भला, मैं आपकी तीनों बीवियों के पास जाता हूँ और इन्हें टटोलता हूँ कि इनके मन में क्या है। संध्या जी, पूरनमासी और पार्वती जी, मैं तो सभी का दास हूं ना। एक दास की हैसियत से मैं इनके चरणों में जाता हूँ और पूछता हूँ कि मेरे लिए कोई हिदमत हो तो बताइए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जैसे कि कोई पता चलेगा मैं इसके बारे में आपको इत्तला दूंगा। बस एक बात कहना चाहता हूँ मैं तुमसे तिवाड़ी लाल। हुक्म दे महाराज। जरा आंखें खुली रखना। मैं तो रातों को जाग रहा हूँ महाराज, आप सिर्फ खुली आंखें रखने की बात कर रहे हैं। मुझे तुम पर भरोसा है।
तिवाड़ी लाल वहां से बहुत खुश खुश निकला था, ये सोचकर कि चलो अगर संध्या को और इसका मामला कभी सामने आ भी जाता है या कभी मशकूक अंदाज में से देख भी लिया जाता है तो इसकी बचत हो जाएगी। लेकिन विक्रम खन्ना को अभी सुकून नहीं मिला था। वो अभी तक इसी सोच में डूबा हुआ था कि वो शाम आखिर कहाँ से आया, कौन से दुश्मन ने ये साजिश की है। बाहर साजिश किसी ने भी की हो, इसे बचाने वाला साधु धर्मा सिंह इस वक्त भी आसन जमाए बैठा हुआ है। विक्रम खन्ना इसके सामने जाकर बैठ गया तो धर्मा ने निगाहें उठाई, विक्रम को देखता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, तेरे माथे पर सितारों का बसेरा है खन्ना, लेकिन एक काला धब्बा। ये काला धब्बा कौन सा है, इसके बारे में तू क्यों नहीं जानता? महाराज, आप ज्ञानी हैं, आपने जिस तरह मेरा जीवन बचाया है मैं उसके लिए आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो शाम मेरे पास कैसे आया। धर्मा सिंह ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, तू चिंता मत कर विक्रम खन्ना, अब तूने हमें यहाँ रोक ही लिया है तो फिर हम भी तेरे लिए बहुत कुछ करने पर मजबूर हैं। तेरे दुश्मन तेरे आसपास ही हैं, वो तेरे ऊपर और बहुत से वार करेंगे मगर कामयाब नहीं होंगे। ये हम तुझे बताए दे रहे हैं कि वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और हो सकता है कि हम तुझे बहुत जल्द तेरे दुश्मनों की सूरत भी दिखा दें। महाराज, आप बहुत बड़े इंसान हैं, मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान मानूंगा। एक काम और कर दीजिए मेरा, अगर हो सके तो। हाँ हाँ बोल महाराज। महाराज, मैं औलाद चाहता हूँ, 3 बीवियां पहले से हैं, एक के यहाँ भी औलाद ना हुई, एक बेटा, बस एक बेटा मिल जाए, आप समझ लीजिए कि मेरा जीवन बन जाएगा। इसके लिए हमें बहुत से जंतर मंतर करना होंगे, हो जाएगा, जो कुछ भी चाहता है वो हो जाएगा, तो चिंता मत कर। विक्रम खन्ना गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।